मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स के 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, आयकर प्राधिकारी। वैसे तो यह चैप्टर पीछे मैंने पढ़ाया है और इसका वीडियो भी अपलोड है, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ और इसमें बातें हैं जिनकी जानकारी आपको देना आवश्यक है, इसलिए मैं आज इस चैप्टर को लेके आया हूँ। क्योंकि हम जो पार्ट 3 का सिलेबस है, सिलेबस के लगभग क्या 100% चैप्टर कवर कर लिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। अब हम लोग एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी ख्याल से, क्योंकि उस समय हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंग्लिश मीडियम में उसका नोट्स डाला था, और हालांकि हिंदी में मैंने वीडियो में समझाया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आज जो है इसे और थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। वैसे पिछला प्रयास भी मेरा अच्छा ही रहा है, लेकिन फिर भी एक और प्रयास, ताकि जो भी हिडन हो, जो छिपी हुई बातें हों, वे आ जाएं, या वैसी बातें जो आपकी समझ में ना आई हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी अंडरटेकिंग डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का मामला इसमें होता है। तो यह जो है, इसमें हम लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी की चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और किस तरह इसका संचालन किया जाता है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा आयकर विभाग के प्रभावी प्रशासन हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि आयकर विभाग भारत सरकार का वह विभाग है जो आयकर से संबंधित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तथा आयकर विभाग का प्रशासन अच्छी तरह चलाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले हम लोग जो है इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो आयकर अधिनियम है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। पहला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज माने कार्यकारी पदाधिकारी जो प्रशासन को चलाते हैं, और दूसरा होता है जुडिशियल अथॉरिटी
अर्थात न्यायिक पदाधिकारी माने अपील से संबंधित जो मामले होते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग यहाँ समझ लें कि कार्यकारी पदाधिकारी आयकर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहायता करते हैं, जबकि न्यायिक पदाधिकारी अपील से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो यही हम लोग को ध्यान देना है कि अर्थात दो तरह के पदाधिकारी हैं, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो आयकर अधिनियम के सेक्शन 116 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक लॉ है, नाम जैसा कि नाम से ही है कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। तो जो है इसीलिए हम लोग इसमें सेक्शन की बात अवश्य करेंगे। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के पदाधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है, एक चेन है। उस चेन के अंतर्गत कि इनके ये पदाधिकारी हैं, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं, और सबको जो है कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक लंबी श्रृंखला को जो है अग्रलिखित बिंदुओं में रखा जा सकता है। इसको हम रखेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसमें सबसे पहला आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको CBDT भी कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह पहला है, यह सबसे ही प्रभावशाली है। इन सबों की चर्चा हम लोग आगे विस्तृत रूप में करेंगे। अभी हम लोग सबका नाम जान लें और एक एक की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहला हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CDBT। दूसरा जो है वह है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब जो प्रधान डायरेक्टर जनरल होगा, जो सबसे हेड होगा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो पदाधिकारी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसी को कहा जाता है। चौथा है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पांचवा डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अपील, जैसा कि हम लोग पीछे में चर्चा किए कि दो तरह के पदाधिकारी हैं, एक एक्जीक्यूटिव और दूसरा जुडिशियरी। तो अपील से संबंधित जो पदाधिकारी जो है होता है। छठा है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह भी अपील से ही संबंधित है। सातवां है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आठवां डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील भी इसमें होता है। नौवां है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 10वां इनकम टैक्स ऑफिसर, 11वां टैक्स रिकवरी ऑफिसर और 12वां है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यह सबसे लास्ट
कड़ी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक चेन बना हुआ है इस संबंध में, तो हम लोगों ने देखा कि जो है कितने तरह के पदाधिकारियों की नियुक्ति वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसमें है कि सीडी, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे कि सीबीडीटी जो है वह उसे भी अगर केंद्र सरकार अधिकृत कर देती है तो वह भी अपने अधीनस्थ कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसके अलावा अन्य कैसे कौन कर सकता है, इसको हम लोग डिटेल्स में आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल। प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल, कैसे इसका अपॉइंटमेंट और कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 117 अर्थात 117 में इसकी चर्चा है। इसमें है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी की जो नियुक्ति है केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अथवा प्रधान निदेशक अथवा आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त को अधिकृत कर सकती है कि वह अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करे। अब जैसा कि कहा कि वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति होगी, वह एक बोर्ड होगा, उसमें कई, और उसके बाद उसको यदि केंद्र सरकार अधिकृत करती है तो वह बाद के कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। किसकी नियुक्ति कर सकता है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो बोर्ड द्वारा अधिकृत आयकर पदाधिकारी ऐसे कार्यवाहक अथवा लिपिकीय कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जो उसके कार्यों में सहायता प्रदान करे। इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार के नियमों व आदेशों के अंतर्गत ही की जाती है, जो कि सार्वजनिक सेवा व पद की शर्तों को पूरी करते हैं। अर्थात जिसको इच्छा होगी उसकी नहीं नियुक्ति की जाएगी, जो शर्तें हैं उस शर्तों को पूरी करते हों उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है। तो यह तो हो गया कि प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एंड कंट्रोल। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, कंट्रोल कौन करता है। तो इसमें है कि सभी आयकर पदाधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा नियंत्रित होते हैं। बोर्ड एक अधिसूचना जारी करके किसी भी पदाधिकारी को दूसरे पदाधिकारी के अधीन घोषित कर सकता है। अर्थात मान लीजिए जिसके अधीन चाहे तो आप इनके साथ काम करेंगे तो जो उन्हें करना है, तो यह जो है सीबीडीटी को यह अधिकार दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी चर्चा करेंगे हम लोग कि डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। बाकी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के लिए क्या डायरेक्शन है, तो और एक और हम लोग चर्चा करने कि जो कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसकी चर्चा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 118 में की गई और सेक्शन 119 में जो है डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की चर्चा है। इसमें है कि आयकर अधिनियम को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत है जो उसकी दृष्टि में उचित है। ये निर्देश इन पदाधिकारियों को पालन करने होते हैं, अर्थात इन निर्देशों का पालन उन्हें करना है जो कि सीबीडीटी द्वारा दिया जाएगा। वह उसे यह अधिकार दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप उन्हें निर्देशित करें
और इन निर्देशों को मानने के लिए जो बाकी पदाधिकारी होते हैं वे बाध्य होते हैं। अब हम ये तो ए हो गया, उसमें हम लोगों ने चर्चा की। अब बी में करेंगे हम प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटी। वह था प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल, और यह बी है कि प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटी। तो जुरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटी क्या है भाई? तो इसमें है पहला कि आयकर उन सभी, इसमें पहला में है कि आयकर उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आयकर प्राधिकारी जिनके लिए उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्देशित किया है। मैंने आयकर प्राधिकारी जो है उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कि सीबीडीटी ने निर्देशित किया है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 120 के अंतर्गत आता है। इसमें दूसरा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी भी पदाधिकारी को इस बात के लिए अधिकृत कर सकता है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लिखित आदेश द्वारा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों व अधिकारों को निर्देशित करे। इसके बाद तीसरा कि बोर्ड करदाता की आय की विवरणी जमा करने के क्षेत्र एवं पदाधिकारी से संबंधित कोई अधिसूचना निर्गमित कर सकता है। अर्थात वह जो है करदाता के आय की विवरणी जमा करने के का क्षेत्र की किस क्षेत्र में वह अपने जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करेगा, इसके लिए जो है अधिसूचना निर्गमित करने का अधिकार जो है बोर्ड को है। चौथा है कि बोर्ड का मतलब आप यह समझ लें कि सीबीडीटी के बारे में कहा जा रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो यह बोर्ड जो है किसी विशेष क्षेत्र के कुछ मामलों को निपटारे हेतु कर निर्धारण अधिकारियों को संयुक्त रूप से निर्देश दे सकते हैं। मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र का कोई खास फील्ड का अगर कुछ मामला हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसके लिए वह मान लीजिए एक अधिकारी से अगर उसको लगता है कि नहीं यह मामला निपटाने में उसे परेशानी होगी, तो वह संयुक्त रूप से भी निर्देश दे सकता है कुछ अधिकारियों को कि आप लोग मिल करके इसका निपटारा करें। पांचवा है कि बोर्ड को किसी भी क्षेत्र या मामलों के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों की आवश्यकता हो सकती है। वही छठा, आयकर अधिकारियों के न्याय क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का विवेकीकरण। यह सेक्शन 120 सब सेक्शन 4 में है कि इसमें है कि आयकर अधिनियम ने सेक्शन 120 सब सेक्शन 4B को 1/6/1994 से संशोधित कर दिया है, जिसके आधार पर अब जो शक्तियां व कार्य कर निर्धारण अधिकारी को दिए गए हैं वे सभी कार्य अतिरिक्त आयुक्त अर्थात एडिशनल कमिश्नर द्वारा भी किए जा सकते हैं। अधिनियम ने 1/10/1996 से उपर्युक्त धारा को संशोधित कर दिया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी को दी गई शक्तियों व कार्यों को अतिरिक्त आयकर निर्देशक भी प्रयोग कर सकता है। यह जो है 1/10/1996 से लागू किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि चेंज ऑफ इनकमेंट ऑफ एन ऑफिस, अर्थात एक कार्यालय के अधिकारी में परिवर्तन। यह सेक्शन 129 के अंतर्गत है। अब इसमें है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब कभी भी एक आयकर अधिकारी की सीमा में हो रही कार्यवाही
आने वाले दूसरे अधिकारी द्वारा ले ली जाए, जिसे उस सीमा में कार्य करना है हो, तो इस प्रकार उत्तराधिकारी के रूप में आया आयकर अधिकारी पूर्व के अधिकारी द्वारा छोड़ी गई कार्यवाही को चालू करता है। अब इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक आयकर अधिकारी की सीमा में कोई कार्यवाही आ रही है और उसे सीबीडीटी को आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, इसमें किसी दूसरे अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, तो अगर वह भेजता है और जो बाद में जो गया हुआ अधिकारी है अगर पहले प्रथम अधिकारी से वह जो है उसकी कार्यवाही को अपने हाथ में ले लेता है, तो वो सीमा में कार्य करना है, तो इस प्रकार उत्तराधिकारी के रूप में जो आया है पूर्व का अधिकारी द्वारा छोड़ी गई कार्यवाही को चालू रख सकता है। जो उसने पूर्व के अधिकारी ने जो किया है उसको चालू रख सकता है, या यदि करदाता जो विक्टिम है वह यह आवेदन देता है कि हमारी कार्यवाही को शुरू से प्रारंभ की जाए, अर्थात उसे पूर्व के पदाधिकारी द्वारा किए गए कार्य में किसी तरह की दिक्कत लगती है, तो ऐसी स्थिति में वह यह आवेदन दे सकता है कि इसे जो है शुरू से प्रारंभ किया जाए। तो वैसी स्थिति में वह शुरू से भी प्रारंभ कर सकता है, लेकिन उस कार्यवाही को ध्यान में रखेगा कि वह किन परिस्थितियों में की गई है और जो आवेदक है उसका जो दिया गया तर्क है वह कहाँ तक उचित है, तो वैसी स्थिति में ही वह इस तरह का कार्य का संपादन करेगा। तो छात्रों, आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही बार किसी को बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो हो सकता है कि वह पचा न पाए। तो अब चूंकि हम लोग एक तरह से यह रिवीजन हम लोगों का है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप इसे दोबारा ठीक से देखेंगे और उसी के अनुरूप जो है आप इसे पढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि पहले से मैंने बेहतर कोशिश किया है कि इसे और बेहतर बनाया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग जो है इस तरह का ध्यान रखें कि हम लोग इसे ठीक से समझ पाएं और हम लोगों को कोई परेशानी न हो। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों की चर्चा होगी कि भाई आगे प्रोविजन रिगार्डिंग पावर्स ऑफ अथॉरिटी की अथॉरिटी जो होती है उसके क्या पावर, क्योंकि सिर्फ कोई अथॉरिटी बना देने से नहीं होगा, कोई ऑफिसर का के बारे में, चूंकि यह जो चैप्टर है हम लोगों को सीधे है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को प्रत्येक अथॉरिटी के बारे में जानना होगा कौन कौन सी। तो एक हमने आपको एक जो उसका चेन है अथॉरिटी का उसको मैंने बताया। इसके बाद जो है कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे सीबीडीटी कार्य करती है, इन सारी बातों को मैंने बताया। अब आगे हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह क्या इसके अधिकार क्या हैं, या जो अथॉरिटीज हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 12 तरह के जो है अथॉरिटी इसमें दिखाया गया, तो उनके क्या अधिकार हैं, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं और किस तरह से ये
कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि अभी हाल में ही इसमें एक बड़ा ही चेंजेज आया है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जो है इस अगस्त महीने में एक प्रावधान लाया है, जिसमें है कि अगर चाहें तो अपने कंप्लेन को करदाता ऑनलाइन जो है अपना कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि इसके पूर्व में बहुत शिकायतें आ रही थी इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर करदाताओं की कि बेवजह हम लोग टैक्स समय पर चुकाते हैं, हम लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, बावजूद इसके समय समय पर इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा नोटिस भेज करके जो है हमें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और बाद में फिर वह जो है सबसाइड हो जाता है वह मामला। और तो जो है इस तरह की शिकायतों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार, जिसे कि मैं अभी बिल्कुल ही संक्षेप में बता रहा हूं कि आप जान लें कि ऐसा हुआ। इसको आगे हम लोग विस्तृत रूप से जब अन्य चर्चाएं करेंगे तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जो अमेंडमेंट हुआ है, जो नया प्रोविजन आया है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर ऑफ अथॉरिटी, अर्थात जो प्रावधान है, मैंने अथॉरिटी जो है हमारे अथॉरिटीज हैं इनकम टैक्स की, उनके क्या पावर हैं और उसके लिए क्या प्रावधान है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।